हेलो हेलो हेलो। और कैसे हो सब? बिल्कुल मस्त। तो चौथा लेक्चर स्टार्ट करें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। हाँ भैया, बहुत दिन बाद दिख भी नहीं रहते। अरे हाँ यार, तुम लोग का पीपीटी ही तैयार कर रहा था, थोड़ा सा काम भी था इसलिए। तो चलो आज चौथा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना क्या है। तो पहला देख लेते हैं। हाँ, आज स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बाकी 3 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। सबसे पहले जाके ये यहाँ रोक दो, पॉज कर दो, तीनों लेक्चर देख के आओ। 2x पे देख लो, नहीं 2x पे देख लो, 1.5x पे देखो, देखने के बाद तुरंत आओ। इसके बाद यहाँ से नोट्स बनाना शुरू करना। तो जो नहीं देखे हैं वो जाए, 3 लेक्चर देख के आए, और ठीक है, मतलब जो सोच रहे हैं कि बाद में मैं बैकलॉग्स देख लूंगा, ठीक है, यहाँ से भी देख लो, समझ में तो बिल्कुल आएगा, 100% आ जाएगा, नसों में डाल दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में भैया आपने तो मतलब सब बता दिया था कि मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा था, आपने सब दिखा दिया था। बट आप ये फिर दोबारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में क्यों बता रहे हैं? ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में फिर एक हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, या एनिमल सेल और प्लांट सेल दिखता कैसे है। तो ठीक है, चलो स्ट्रक्चर ऑफ सेल पहले सेल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रहा हमारा एक सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, बे रुको तो सही, तुम देखते जाओ बस। भैया ये आप बाउंड्री क्यों कर रहे हैं वहां पर? बता रहे, एक सेकंड बता रहे, चिल्लाओ नहीं। बिल्कुल शांत से बैठे रहो। हाँ, अब यहाँ हो गया हमारा, क्या हो गया? आपको कहेंगे भैया आप तो न्यूक्लियस बना रहे, बिल्कुल न्यूक्लियस बना रहे हैं मेरी जान, बिल्कुल न्यूक्लियस बना रहे हैं। अंदर भी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए बना रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल डीएनए बना रहा हूँ मैं, बिल्कुल डीएनए बना रहा हूँ। भैया बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब मान के चलो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से सटा के एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप सर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं क्या? बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं। ठीक है भैया, इतना तो समझ में आ रहा है कि आप बना क्यों रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ये तो सब समझ में आ गया। भैया जो ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे, लग रहा है कि मुझे सर अब आप भैया माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया में बना रहा हूँ। बिल्कुल एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब आप लाइसोसोम बना रहे हैं, बिल्कुल मैं लाइसोसोम बना रहा हूँ, बिल्कुल लाइसोसोम बना रहा हूँ। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जस्ट बाय सी शेप से का मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी कहते हैं। बिल्कुल मैं गोल्गी बॉडी बना रहा हूँ, बिल्कुल गोल्गी बॉडी बना रहा हूँ। भैया आपने एक सेल का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, अब इसे मैं क्या कहूँ सेल का स्ट्रक्चर? भैया इसमें तो हमें भैया यहाँ पर न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है, गोल्गी बॉडी दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, लाइसोसोम दिख रहा है। बट ये एक स्ट्रक्चर, ये जो बाहर वाला बना है, ये क्या है? ये एक्चुअली जो है ना, वो तुम्हारा सेल वॉल है। क्या है तुम्हारा? सेल वॉल, जो बाहर का लेयर होता है, जो मतलब सबसे आउटर लेयर मान रहे हैं ना, उसे कहते हैं सेल वॉल। उसके बाद जो एक लेयर और बना है, उसे क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है भैया, आपने सेल वॉल बना दिया सबसे आउटर लेयर, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, लाइसोसोम तो आपने बता ही दिया था, गोल्गी बॉडी आपने बता ही दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने बता ही दिया, न्यूक्लियस बता ही दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बता ही दिया। ठीक है भैया, ये तो आपने एक सेल का स्ट्रक्चर बता दिया जनरली, मतलब एक पूरा डिटेल में नहीं, बस ऐसे तक दिखाने के लिए कि एक सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपने बता दिया। ठीक है भैया, वो सब तो ठीक है, इसे हम लोग गोल्गी बॉडी कह देंगे, इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कह देंगे, इसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे, इसे हम लोग न्यूक्लियस कह देंगे। ठीक है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो गया। मतलब भैया आप जनरली एक स्ट्रक्चर बनाए सेल का स्ट्रक्चर, बट ये नहीं डिफाइन कर रहे हैं कि आप प्लांट सेल बनाए हैं या एनिमल सेल बनाए हैं। एक सेकंड बस, तुम बस एक सेकंड दो मुझे, ये देखो, अभी मैं इसे एनिमल सेल में कन्वर्ट कर दूंगा। वाह, ये हो गया तुम्हारा एनिमल का सेल। भैया एनिमल का सेल मतलब आपने सिर्फ सेल वॉल को हटा दिया, बस एनिमल सेल हो गया? बिल्कुल, सेल वॉल को मैंने हटाया, वो एनिमल सेल हो गया, बट यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस है, वो भी तो देख लो, यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस है। एक सेकंड एक सेकंड, ये तुम्हारा हो गया एनिमल सेल। राइटिंग अच्छी नहीं है भैया को, दिमाग ना खराब करना, राइटिंग वाइटिंग कोई मतलब नहीं आने वाला, नॉलेज बहुत मतलब।
ये रहा भैया ने आपने एक और सेल बनाया। भैया आप एक और आउटम कवरिंग सेल बना रहे हैं, मतलब आप सेल वाल बना रहे हैं, मतलब ये प्लांट सेल के बारे में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। मैंने सेल मेम्ब्रेन के बाद एक सेल वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जिसे सेल वॉल कहते हैं, और इसे प्लांट सेल कहते हैं। भैया आपने वहां न्यूक्लियस बनाया था, यहाँ पर भी न्यूक्लियस बना दिया। उसके अंदर डीएनए दिखाते, यहाँ पर भी डीएनए दिखा दिया। भैया वहां आपने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था, वहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। भैया आपने उसे बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट बिल्कुल आउटर लेयर से स्टार्ट किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर भी बना दिया भैया आपने। ठीक है भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बगल में हमारा गोल्गी बॉडी बनाया था, आपने भी यहाँ पर गोल्गी बॉडी बना दिया। भैया एक स्ट्रक्चर वहां लाइसोसोम स्ट्रक्चर बनाते, यहाँ पर नहीं होगा, लाइसोसोम स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होगा। भैया आपने बिल्कुल यहाँ पर न्यूक्लियस बनाया, यहाँ पर सेंटर बनाया था, बट यहाँ पर बीच में जगह क्यों छोड़ रहे हैं भैया? बीच में जगह इसलिए छोड़ रहे हैं कि यहाँ पर सेल, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, बिल्कुल इतना मोटा सा वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे कहते हैं वैक्यूल। ठीक है भैया, वैक्यूल पाया जाता है। भैया आपने तो वैक्यूल भी बना दिया, कुछ और डिफरेंस है क्या भैया? ठीक है दिखा रहे हैं ना डिफरेंस, रुको तो सही मेरी जान। ये हो गया हमारे एक और डिफरेंस स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है भैया, मतलब आपने सब कुछ वहां से बनाया, गोल्ड की बॉडी बनाया आपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया आपने, बिल्कुल न्यूक्लियस बताया आपने, बिल्कुल सेम जैसे आपने एनिमल सेल में बनाया। सेल मेम्ब्रेन आपने बिल्कुल एनिमल सेल के बारे में ही बता के बनाया आपने। बट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये आ गया, उबड़ खाबड़ वाला स्ट्रक्चर, जिसे रिजिड कहते हैं। ये हार्ड होता है, ये सेल का शेप डिटरमाइन करता है, सेल का प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ठीक है भैया, आपने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर जो बनाया था, जो कहा था यहाँ पर पाए जाते हैं प्लांट में, ना कि वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं। पहला हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट। स्पेलिंग गलत हो जाएगी, मैं जिम्मा नहीं ले रहा हूँ, जैसे आपसे सही कर लेना एनसीईआरटी से देख के, ठीक है? ज्यादा दिमाग में क्यूल। ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भैया, आपने पूरा मुझे इतना तो डिफरेंस दे दिया भैया। आपने प्लांट सेल में, पहला आपने बताया ये लाइसोसोम जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जा रहे हैं, ठीक है? और आपने बताया क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल जो प्लांट सेल में पाया जा रहा है, बिल्कुल। एक और स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ हमारा एनिमल सेल में पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। वो कहाँ नहीं पाए जाएंगे? वो प्लांट सेल में नहीं पाए जाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। इसे कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। देखो डिफरेंस देख लो, एक सेकंड मेरी जान दो, एक सेकंड। जो डिफरेंस है ना, मैं उसे सर्कल कर दे रहा हूँ। एक डिफरेंस ये है, लाइसोसोम। दो डिफरेंस है, इधर हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट, इधर हमारा हो गया वैक्यूल, और इधर हो गया सेल वॉल। मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर ना इसमें पाए जाएंगे, और ना ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे प्लांट सेल में पाए जाएंगे। इसे कहते हैं हम लोग प्लांट सेल। ठीक है भैया, प्लांट सेल तो आपने बता दिया। मतलब मैं प्लांट सेल भी देख लिया, एनिमल सेल भी देख लिया, और अच्छी बात तो ये भैया, मैंने यहाँ पर तीन डिफरेंस देख लिया कि लाइसोसोम माइक्रोट्यूब एनिमल में सेल में पाए जाते हैं, सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं। मतलब कितना आसान यार, यहाँ पर स्ट्रक्चर तो समझ रहे हो, उसके साथ साथ तुम डिफरेंस भी देख रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है भाई, स्ट्रक्चर के साथ साथ तुमने तीन डिफरेंस याद कर लिया। अब आगे देखो, ये स्ट्रक्चर अब से ऊपर ऊपर बता दिए, अब तुम्हें डिटेल एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, क्या बनाया है वो स्ट्रक्चर एक्चुअली। ये देखो तुम्हारा एनिमल सेल बनाया है, यहाँ पर तुम्हारा एनिमल सेल बनाया है। एक सेकंड में तुम्हें, ये देखो यहाँ पर एनिमल सेल है ना, हाँ ये एनिमल सेल। अब देखो यहाँ पर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो दोनों में पाए जाएंगे भैया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भैया कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब दोनों में पाया गया। आपने एक कुछ डिफरेंस बताया था, वो मैं दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी के। लाइजोसोम, लाइजोसोम ढूंढो। अरे हाँ यार, लाइजोसोम भी आ जाते हैं, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, लाइजोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।
यहाँ पर भी लाइसोसोम पाए जाते हैं। वो मैं गलत देख लिया था, एक सेकंड एक सेकंड। यहाँ पर भी लाइसोसोम पाए जाएंगे, ये स्ट्रक्चर नहीं है मतलब यार, सॉरी सॉरी। बिल्कुल ध्यान से मेरे उतर गया था। जोम यहाँ पर भी हमारे पाए जाएंगे। मान के चलो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा नहीं है, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं भैया जी। आपने तो कुछ गलत, अरे गलत नहीं पढ़ाया हूँ यार, एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, मैं कुछ और बैकग्राउंड में चला रहा था, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ। देखो तुम्हारा, आपने बताया था माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स ने भैया ने बताया था, हाँ ठीक है, भैया ने माइक्रोट्यूब्यूल्स बताया था। एक सेकंड, ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स है यहाँ पर। एक सेकंड, ये रहा माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इधर देखो, कहीं तुम्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं? कहीं नहीं दिख रहे हैं भैया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दो मन है पांच है कि यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बात कर रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बात रहा। वैक्यूल भैया, वैक्यूल ये रहा स्ट्रक्चर, आप जो बड़ा सा दिखा रहे थे, इसे वैक्यूल कहते हैं क्या? बिल्कुल इसे ही वैक्यूल कहते हैं। यहाँ पाया जा रहा, नहीं पाया जा रहा वैक्यूल। भैया आपने एक और स्ट्रक्चर बताया था जो इसमें पाया जाते हैं, कहाँ गया कहाँ गया? वैक्यूल के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर बताया था ना भैया ने आपने, क्या बताया था? ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट। ही देखो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें देखो क्लोरोप्लास्ट कहीं पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है भाई। मतलब तीन डिफरेंस तो तुम यहाँ पर साथ में सीखते भी जा रहे हो, ऊपर से तुमने एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर देख लिया। ये सिर्फ तुम ऊपर से देख लेना, स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें जो डिटेल में स्ट्रक्चर अगर कभी गुरु में बनाना रहे ना, ये बना लेना, ये स्ट्रक्चर बना लेना, इतना बहुत है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ भैया, आपने सेल वॉल्स के बारे में बता दिया, बट अब सेल वॉल के बारे में कुछ अच्छे से स्टडी तो कर ले हम लोग। बस सेल वॉल के बारे में ये थोड़ी ना आपने बताया था वहां पर, सेल वॉल क्या क्या करता है? सेल वॉल हमारा सेल का शेप डिटर करता है, और क्या डिटरमाइन करता है? सेल का हमारा शेप, उसके साथ उसे प्रोटेक्शन देता है। सेल को क्या करता है? सेल को शेप देता है और प्रोटेक्शन देता है। और सेल वॉल के बारे में बता दीजिए। हाँ, सेल वॉल देखो हार्ड होता है, मतलब रिजिड होता है, बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है सेल वॉल, जो कि हमारा क्या होता है? आउटर होता है। मतलब ये मैंने बताया था ना कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेल वॉल है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जा रहा है, तो इससे तुम लोग क्या कह सकते हो? मतलब यही कह सकते हो ना, आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है, तो इसे कह सकते हो ना सेल वॉल को कि आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं। और ये हमारा सेल वॉल क्या होता है? हार्ड होता है, मतलब रिजिड होता है, जिसे हम लोग रिजिड कहते हैं। रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है, और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। ये सब होता है कौन? सेल वॉल होता है। रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। अब देख लेते हैं पॉइंट क्या क्या लिखा, देखो क्या लिखा है। नॉन लिविंग होता है सेल, क्या होता है हमारा सेल वॉल? सेल वॉल क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। मतलब तुम सेल वॉल को स्ट्रेच नहीं कर सकते बिल्कुल ऐसे पकड़ के। भाई सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं तो बिल्कुल रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है एकदम ऐसे, जहां सेल पे पकड़ लिया तो वहीं पर साइज रहेगा, उसको हम लोग चौड़ा ऐसे हाथ लगा लगा के चौड़ा नहीं कर सकते। मतलब एक बता रहा हूँ तरीका कि नहीं, सेल के अंदर तुम घुस नहीं सकते कि उसको चौड़ा करने चले जाओगे। बस एक तरीका बता रहा। और रिजिड होता है, बिल्कुल टफ होता है आराम से। अब देखो आगे, फॉर्म आउटर कवरिंग क्या बोला था? ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन के आउटर कवरिंग कर रहा है ना, इसी को लिखा है कि फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग कर रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल उसको आउटर कवरिंग दे रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? प्रोवाइड शेप। मैंने बोला था ना सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है? सेल को शेप प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन देता है। इस सेल को, मतलब एक सेल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, तो ये सेल जो है ना, ये पूरा सेल वॉल जो है, इस सेल को प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, और उस सेल को हमारा शेप देता है कि वो सेल हमारा शेप का कैसा होगा सेल। एक सेकेंड यार मैं, सेल को क्या करता है? प्रोवाइड करता है, सेप प्रोवाइड करता है, और क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है ना, वो ही हमारा प्रोवाइड करता है। क्या क्या प्रोवाइड करता है? सेप प्रोवाइड करेगा, दूसरा हमारा क्या करेगा? प्रोटेक्शन टू सेल। दो प्रोटेक्शन टू सेल, मतलब सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। भैया आपने तो बता दिया कि सेल वॉल का काम क्या क्या है, और सेल वॉल हमारे मिलते, सेल वॉल का फंक्शन बता दिया कि सेल वॉल हमारा नॉन लिविंग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता है, और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग कर रहा है। ठीक है, आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग कर रहा है। कौन कवरिंग कर रहा है? आउटर कवरिंग सेल वॉल कर रहा है, और प्रोवाइड कर रहा है, शेप दे रहा है, और क्या? प्रोटेक्शन टू सेल, मतलब सेल को प्रोटेक्शन कर रहा है और शेप दे रहा है। बट एक्चुअली ये तो बताओ भैया, ये सेल वॉल पाए कहाँ जाएंगे? कहीं तो बताओ। मतलब सेल वॉल, मतलब एक जनरली मैं ये तो बता दिया ना कि प्लांट सेल में पाए जा रहे हैं, वो तो ठीक है, बट और कहाँ कहाँ ये सेल वॉल पाए जाते हैं? कहीं तो बताओ भैया। हाँ बता रहे। सेल वॉल पहले आपके पाए जाएंगे, पहला लिखो नाम हमारा सेल वॉल पाए जाएंगे बैक्टीरिया में, बैक्टीरियम में। दूसरा हमारा सेल वॉल कहाँ पाए जाएंगे? लिख लो प्लांट में।
तीसरा सेल वॉल मतलब बता रहा हूँ सेल वॉल कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, तीसरा चौथा मत जानना, बस ये जानो कि कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, समझ में आया? अब मान के चलो हमारा फंजाई में, और हमारा भैया एनिमल में पाए जाएंगे कि नहीं यार, तभी तो दिखा रहा था तुम्हें अभी जस्ट पहले, एनिमल सेल बनाया था ना, उसमें सेलवाल दिखाया था, नहीं दिखाया था ना, एनिमल में सेलवाल नहीं पाए जाएंगे, अभी बता रहे हैं तुम्हें, सब अच्छे से बताएंगे। और भैया एनिमल हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और कुछ हाँ भैया, वायरस में बताएंगे तुम्हें हम लोग, वायरस का थोड़ा सा फ्लक्चुएटेड है, मतलब वायरस कुछ ऐसा है ना जिससे हम लोग सेल भी कैसे लिविंग भी कहते हैं, नॉन लिविंग भी कहते हैं, कब लिविंग कहते हैं कब नॉन लिविंग कहते हैं बताएंगे, बिल्कुल सबर करो मेरी जान, बिल्कुल सबर करो। बैक्टीरिया में सेल वॉल पाए जाएंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं सेल वॉल, बिल्कुल। प्लांट में सेल वॉल पाए जाएंगे, बिल्कुल। फंजाई में सेल वॉल पाए जाएंगे, बिल्कुल। एनिमल में सेल वॉल पाए जाएंगे, नहीं भैया आपने तभी बताया था एनिमल सेल में नहीं पाए जाएंगे। वायरस में सेल वॉल कभी मतलब पाया नहीं जाता है जनरली, बट ये कह सकते हैं ना कि इसे कहते हैं कि हमारा जो ये होता है ना, ये लिविंग होता है, इसको मतलब मान के चलो ना सेल ही नहीं मानते, मतलब एक एक्चुअली कहा जाता है कि वायरस को सेल ही नहीं माना जाता है, बस कभी कहा जाता है कि ये लिविंग है, कभी कहा जाता है कि नॉन लिविंग है, तो तुम इसके बारे में मान के चलो, ये सेल वॉल के बारे में इसमें ना ही पढ़ो तुम। अब आगे देखो भैया, आपने तो बता दिया बैक्टीरिया में सेल वॉल पाए जाते हैं, प्लांट में सेल वॉल पाए जाते हैं, फंजाई में सेल वॉल पाए जाते हैं, बट किस टाइप का सेल वॉल पाए जाते हैं हमारे बैक्टीरिया में, किस टाइप का मतलब किससे मिलके बने होते हैं सेल वॉल बैक्टीरिया में, किससे मिलके बने होते हैं प्लांट में, किससे मिलके बने होते हैं हमारे फंजाई में? ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको किससे किससे मिलके बने होते हैं। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड यार। अब देखो, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाए जाएंगे वो हमारे पाए जाएंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन के। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होते हैं ना, वो किससे मिलके बने होते हैं, वो जो बैक्टीरिया में सेल वॉल मिले होते हैं ना, वो बदे पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलके बने होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अगर प्लांट में भैया, प्लांट में जो सेल वॉल बनते हैं वो किससे बन के होते हैं, वो ग्लाइको, वो हमारे सेल्यूलोज से बन के बने होते हैं। स्पेलिंग गलत होगी मिला लेना एनसीईआरटी से, मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा, पहले बात मैं इतना समझा रहा हूँ, ये बहुत है मेरी जान। प्लांट में किससे मिलके बने होते हैं सेल वॉल, सेल्यूलोज से। बैक्टीरिया में सेल वॉल किससे मिलके बने होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। फंजाई में किससे मिलके बने होते हैं, वो हमारे लिख रहे हैं काइटिन से। किससे मिलके बने होते हैं, हमारा काइटिन से। मतलब आपने बता दिया भैया कि बैक्टीरिया में सेल वाला पाया जाता है, प्लांट में सेल वाला पाया जाता है, फंजाई में सेल वाला पाता है, बट आपने ये भी बता दिया कि बैक्टीरिया में जो सेल वाला होता है वो किससे मिलके बने होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलके बने होते हैं। प्लांट में जो सेल वाला होता है वो हमारा किससे मिलके बना होता है, सेलुलोज से मिलके बना होता है। फंजाई में जो सेल वाला होता है वो किससे मिलके बना होता है, काइटिन से मिलके बना होता है। और एनिमल में सेल वाला पाया नहीं जाता। वायरस का आपने बताया है कि वायरस में बस इतना जान लो कि वायरस जो होता है ना, वो हमारा लिविंग भी हो सकता है एंड नॉन लिविंग भी हो सकता है। अब लिविंग कब होगा और नॉन लिविंग कब होगा वो बता रहा हूं। नॉन लिविंग अगर वो हमारे एयर में घूम रहा है, पूरा कहीं भी हो, चाहे मतलब वाटर में हो, एयर में हो, लैंड पे हो, वो हमारा नॉन लिविंग कहलाएगा। बट अगर भैया वो हमारे बॉडी के अंदर किसी होस्ट के अंदर, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर, चाहे एनिमल बॉडी के अंदर चाहे प्लांट बॉडी के अंदर अगर वो घुस गया, मतलब मान के चलो कह दो इनसाइड सेल, इनसाइड सेल अगर वो हमारा चला गया, सेल के अंदर चला गया वायरस, तो उसे हम लोग लिविंग कहते हैं। अगर वो एयर वाटर लैंड और कहीं भी पाया जा रहा है, उसे हम लोग नॉन लिविंग कहते हैं। इतना ध्यान में रख लेना, इधर उधर मत देखो, ध्यान से देखो पहले जो मैं बातें बता रहा हूँ। इतना क्लियर हो गया ना? अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। सेलवाल का एकदम बातें क्लियर हो गया कि हाँ भैया सेलवाल क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, और कहाँ कहाँ सेलवाल पाया जाता है, और किस किस मतलब किस किस से सेलवाल हमारे बने होते हैं, और वायरस के बारे में अपने बता ही दिया। चलो अब आगे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। मैंने क्या क्या पढ़ाया था, सेल का स्ट्रक्चर बनाया था, जो बाहर का लेयर था क्या था, वो हमारा सबसे बाहर का लेयर जो ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा, वो हमारा सेल वॉल था। और जो उसके अंदर का लेयर था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो इनर वाला लेयर, और बाहर वाला लेयर हमारा क्या कहलाता है, सेल वॉल। तो हम स्टडी कैसे करते जा रहे हैं, हम लोग स्टडीज करेंगे, पहले सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमारा मतलब जो भी था, मतलब अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं अंदर, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, चाहे गोल्गी बॉडी को देख लो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लो, चाहे लाइसोसोम की बात कर लो। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग ऐसे स्टडीज करते जाएंगे, पहले आउटर से इनर जा रहे हैं, पहले हम लोग सेल वॉल को देख लिए, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने जा रहे हैं। या हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कह सकते हैं हम लोग, और सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। चलो देखो अब आगे,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भैया आपने सेल वाला बताया कि नॉन लिविंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बताया आपने, लिविंग, ठीक है। आपने सेल वॉल के बारे में बताया था आपकी वो नॉन फ्लेक्सिबल होता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है हमारा, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब वो सेल वॉल का जो आप सेल वॉल ठीक है चलो, अब बट ये बताओ ना सर भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बने होते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो बने होते हैं। आपने तो सेल वॉल का बता दिया कि बैक्टीरिया में सेल जो किससे मिलके बनते हैं, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन से बनते हैं, और हमारा प्लांट में जो सेल वॉल बना था वो हमारा सेलुलोज से बना था, और फंजाई में जो सेल वॉल बना था वो हमारा काइटिन से बना था। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो बताओ भैया ये किससे मिलके बने होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये वाला स्ट्रक्चर आपने बताया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये वाला स्ट्रक्चर जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये किससे मिलके बने होते हैं, ये मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, दो चीज से मिलके बने होते हैं, किससे किससे, लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, दो चीज से मिलके बने होते हैं, किससे किससे, लिपिड्स एंड प्रोटीन। भैया वो तो ठीक है समझ में आ गया कि आपने जो एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया वो हमारे लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। बट भैया एक्चुअली ये जो होता है ना मेम्ब्रेन जो होता है ये हमारा एक्चुअली ये बाई लेयर होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं ये हमारा बाई लेयर क्या होता है, ये मान लो चलो ये एक लेयर है, दो लेयर है, तीन लेयर है, चार लेयर, इसी को हम लोग कहते हैं एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार। बट हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे क्या होते हैं, बाई लेयर। तो सबसे पहले दो इरेज कर दो यहाँ पर, मतलब ये हो गया हमारे बाई लेयर। मतलब समझ में आ गया ना कि बाई लेयर क्या होते हैं, हाँ बाई लेयर होते हैं। भैया आपने तो ये बता दिया कि प्लाज्मा में बाई लेयर होते हैं, बट ये तो बताओ आपकी स्ट्रक्चर उसका कैसे होता है एक्चुअली। अब दिखा रहा हूं मैं तुम्हें स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे होता है। बाई लेयर तो समझ गए, बट जो हमारा एक टर्म देते हैं जो हमारा लिपिड और प्रोटीन से मिलकर जो बना होता है उसे हम लोग कहते हैं कि फास्फो, जो लेयर होता है ना फास्फो, इस लेयर को कहते क्या, देखो एक्चुअली जो लेयर होता है ना वो ऐसे होता है तुम्हारा, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं उसका स्ट्रक्चर बना रहा हो, उसका लेयर का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। ये हमारा हो गया दो लेयर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे को हम लोग पूरे को क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कितने लेयर में, एक लेयर में, दो लेयर है, इसीलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं हम लोग फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड जो कि हमारा क्या होता है, बाई लेयर होता है, फास्फोलिपिड बाई लेयर। देखो एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड बाइलेयर। इतना समझ लेना यहाँ पर दो लेयर पा जाते हैं, फास्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। देखो ये जो ऊपर वाला ना इसे हम लोग हेड कहते हैं, और जो ये नीचे वाला है इसे हम लोग टेल कहते हैं। और डिटेल में पढ़ना है तो रुक जाइए, आपको हम क्लास 11th में जाके पढ़ाएंगे, बस इतना जान लो, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, इसको क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। ठीक है भैया इतना तो समझ में आया कि दो स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं, लिपिड से मिलके बने होते हैं और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। भैया आपने तो बताया था कि फास्फोलिपिड बाइलेयर मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर जो हमारे है फास्फोलिपिड बाइलेयर हो गए। बट भैया प्रोटीन्स तो दिखाओ, प्रोटीन्स कहाँ है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक सेकंड दिखा रहा हूँ। ये तुम्हारे प्रोटीन्स है, बीच बीच में धसे होते हैं, बीच बीच में ऐसे धसे होते हैं, कुछ कुछ तो पूरा आर पर रहते हैं, मतलब यहां से लेकर यहां तक, और कुछ कुछ हाफली मतलब धसे होते हैं, इसे कहते हैं प्रोटीन। ये हमारा हो गया प्रोटीन। मतलब समझ में आ गया भैया कि आपने बताया लेयर की फास्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब फास्फोलिपिड बाइलेयर ये हमारा हो गया, एक लेयर ये, एक लेयर ये, जिसे हम लोग फास्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और हमारा ये जो प्रोटीन है ये हमारा बीच बीच में बरीड है, मतलब बीच बीच में धसा हुआ है, कोई आधा धसा है, कोई हमारा पूरा धसा हुआ है। ठीक है भैया इतना तो समझ में आ गया। भैया अब ये तो बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड किसने किया, मतलब चाहे ये तो बता दो कि आप मतलब कोई साइंटिस्ट का नाम भी तो बताओ कि कोई किसी ने मेम्ब्रेन के बारे में कुछ कहा कि नहीं कहा, देखते हैं भैया। हाँ और ये भी तो जान लो ये हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, क्या होता है भैया सेलेक्टिवली परमिएबल, वो तो बता, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब मान के चलो ये हमारा सेल है, और सेल का जो बाहर का लेयर जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल है मतलब ये समझो कि मान लो यहाँ पर एक बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स है, ठीक, और यहाँ पे एक छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स। अब सेल मेम्ब्रेन क्या कहेगा, इसे कहेगा छोटा मॉलिक्यूल्स को कि तुम अंदर आ जाओ, बट मैं इन्हें अंदर नहीं लूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है इन्हें अंदर लेने का,
इसीलिए इसे कहते हैं भाई, ये अपना मन मौजी है। मैं इसका मन किया कि इसने अपने छोटे मालिकुस को ले लिया, बट इसे बड़े मालिकुस को मना कर रहा, कह रहा नहीं, जनरली बड़े मालिकुस नहीं, मान लो यहाँ पर कुछ और छोटियां हैं, यहाँ पर मान लो चलो इसे भी ये मना कर दिया, मान लो कि मैं नहीं लूंगा भाई, तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, बस साफ सीधी बात। तो इसीलिए कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब ये सेलेक्ट करेगा कि तुम अंदर आओ, तुम अंदर से बाहर जाओ, ये सेलेक्ट करेगा। कौन सेलेक्ट करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा सेलेक्ट करेगा। क्या सेलेक्ट करेगा? कहेगा कुछ मॉलिक्यूल्स के तुम अंदर आ सकते हो, कुछ मॉलिक्यूल्स के कहेगा तुम बाहर जा सकते हो, और कुछ मॉलिक्यूल्स को रोकेगा कि तुम नहीं अंदर आ सकते हो, कुछ मॉलिक्यूल्स जो अंदर से बाहर जाना चाहिए उसे भी रोकेगा कि तुम नहीं बाहर जा सकते। इसीलिए इसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। किसे कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और हाँ, कुछ यहाँ पर गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे CO2 बाहर निकल जाता है, O2 हमारा अंदर जा रहा है, इसी के कहते हैं ये हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो ठीक है। अब आते हैं कौन? 1972 में सिंगर एंड निकलसन ने एक टर्म, मतलब एक चीज दिया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंगर 1972 में सिंगर और निकलसन ने एक टर्म देते हैं जिसे क्या कहते हैं? इन्होंने दिया द फ्लूइड। इन्होंने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताया कि ये कैसा मेम्ब्रेन है, इन्होंने दिया इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टर्म दिया द फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंगर एंड निकलसन ने क्या दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। कब दिया था? 1972 में। इतना याद रख लेना। जानते हो क्या करना? अब कुछ होते हैं भैया कहेंगे 1972 मैनिंग, मतलब सिंगर एंड निकलसन ने एक टर्म दिया था जिसको कहते हैं, मतलब किसने दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? हमारा सिंगर एंड निकलसन ने दिया था 1972 में। बस तुम ऐसे याद कर लो, 1972। सिंगर और निकलसन तो तुम कभी नहीं बोलोगे, इतना तो साइंटिस्ट तुम्हें याद रहता है भाई, ये जनरली याद रहता है क्योंकि इनका नाम सिंगर से, सिंगिंग करता हुआ, ऐसे याद रहता है। और निकलसन में देख लो, निकलसन में सन आ रहा है, मान के चलो ऐसा लगता है कि सिंगिंग करते हुए बेटा है, सिंगर करते हुए बेटा है, ऐसे याद, एक्चुअली जनरली याद रहता है लोगों को, साइंटिस्ट ने जनरली याद रहता है सिंगर और निकलसन। हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल टर्म दिया था, बट ये इंसान भूलता क्या? 1972। ये क्या भूलता है? ईयर्स भूलता है, क्योंकि इतने ईयर्स होते हैं ना भाई, तुम भूल ही जाते हो 100%। तो इतना याद रखना, सिंगर और निकलसन ने कौन सा गाना कब गाना गाया था? 1972। ऐसे याद रखना, 1972 करके बोलोगे ना, 72 71 72 आता ना, उसी का 1972। अब 72 में ये तो देखो लास्ट में टू आ रहा है, लास्ट में टू आ रहा है, और साइंटिस्ट भी दो ही हैं हमारे। ये तो देखो सिंगर और निकलसन दो ही साइंटिस्ट हैं। सिंगर और निकलसन ने क्या दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। कब दिया था? 1972। ऐसे याद करना तो जनरली याद हो जाएगा। क्या कहोगे? मैं लिख दे रहा हूं, 1972। 72। ऐसे भाई एक ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब मान के ट्रिक नहीं यार, एक वे बता रहा हूँ तुम्हें। ऐसे में जनरली जब जाओगे ना क्लास में, जैसे मान लो कभी यूट्स भूल गए तो तुम्हें याद रहोगे 71 72, हाँ 1972, तुरंत क्लिक कर जाएगा, तुरंत क्लिक करेगा मेरी जान, पहले मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ताकि तुम्हें ईएस तो 100% याद रहे, मतलब तुम्हें कुछ ऐसे ऐसे चीज दिखा देता हूँ ना कि जनरली इंसान भूल जाता है। बट कभी तुम ऐसे पेपर्स के दिन बैठे और तुम्हें ऐसे याद होगा, अच्छा हाँ भैया ने कहा था 1972, 72 का कुछ करके रिलेटेड बताया था, तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ सिंगर निकलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। कब दिया था? 1972 में दिया था। चलो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। हाँ, अब ये देखते हैं कि ना, यहाँ पर भैया ने ये तो बता दिया कि भैया ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे बाहर आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स को रोका जा रहा है। ये कौन काम कर रहा है? ये सब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम कर रहा है भैया। बट ये तो बताओ, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो मतलब अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर से जो अंदर जा रहा है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये क्या वन टाइप का ही ट्रांसपोर्ट होता है क्या? मतलब वन टाइप का ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्या? नहीं, वन टाइप का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी दो टाइप के ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेंगे। क्या होगा भैया? वन टाइप का ट्रांसपोर्ट मिलने को देखिए, नहीं भैया यहाँ पर वन टाइप के ट्रांसपोर्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ लड़की भैया वन टाइप का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ आ रहा है। जनरली यहाँ पर वन टाइप के ट्रांसपोर्ट नहीं होते, यहाँ पर दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बताते हैं। चलो ये देखो, पहला जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट ये तो पता चल गया कि भैया पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने बता दिया कि दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट एक्चुअली एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते क्या है? अब देखो, हमारे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, वो होते हैं हमारे जो, ये हमारे मूव करेंगे ना हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो क्या लिखा है,
ये हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक सेकंड, ये हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं? इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये लिख रहा है कि ये हमारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं। एक्चुअली ये बता रहा है, एक सेकंड, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट ये बता रहा है, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये बता रहा है कि हमारा मान के चलो एक सेल है, ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स खूब ढेर सारे, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं छोटे 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 खूब ढेर सारे, और यही मॉलिक्यूल्स अंदर थोड़े से प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होगा ना, ये जो मॉलिक्यूल्स अंदर जाएगा, मतलब ये मॉलिक्यूल्स कहाँ से जा रहा है? हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है ना इस मॉलिक्यूल्स का, और यहाँ पर इस मॉलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन है, देखो कितना कम है। तो ये बता रहा है कि हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब ये क्या कर रहा है? इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या कहता है? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जैसे कंसंट्रेशन, मतलब जिसका अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो हायर कंसंट्रेशन, मतलब जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर से हमारा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारा मूव कर रहा है, उसी को कह रहा है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहा है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहां पर देखो क्या लिखा है? अगेंस्ट, यहाँ पर देखो क्या लिखा है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या कर रहा है? इन्वॉल्व कर रहा है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहा है। मतलब मान के चलो अगर यहाँ पर एक सेल है, इसके अंदर हमारा थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पर वही मॉलिक्यूल्स हमारा खूब ढेर सारा प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ना, वो होगा हमारा अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा था और यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन कम था। एक्चुअली तो मूव तो ऐसे करना चाहिए था ना, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहिए था, बट ये हमारा मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। कौन? मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, कहाँ से मूव कर रहा है? सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से लेके हमारे हायर कंसंट्रेशन तक मूव कर रहा है। मतलब ये करेंगे अगेंस्ट ऑफ कंसंट्रेशन काम कर रहा है, अगेंस्ट ऑफ कंसंट्रेशन काम कर रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब देखो लिखा है, हाँ अब ये तो देख लो, मान लो तुम मतलब चले गए वहां किसी मेला में चले गए, अब वहां पर बहुत भीड़ है, बहुत सारा भीड़ है, मतलब मेला के अंदर बहुत भीड़ है। अब तुम मेले से बाहर निकलना चाह रहे हो, जब मेले से बाहर निकलना चाहोगे तो एक साथ मतलब ऐसे बस खड़े हो जाओ, तुम एक दूसरे से मतलब टकरा के धीरे से आराम आराम से स्लोली धीरे 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 करते हुए अपना धीरे से निकल जाओगे, मतलब तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर सी बात है भाई, मैं तुम एक बार करो, तुम चले जाना किसी मेला में, मतलब अगल बगल का कोई भी मेला लगाओ, तुम चले जाना वहां पर भीड़ में जाके खड़ा हो जाना। अब तुम मेला से बाहर निकलने की कोशिश करना, देखना तुम धीरे धीरे आराम से निकलते जाओगे, तुम्हें एनर्जी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, धीरे 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 तुम मेला से बाहर निकल जाओगे। वही कह रहा है कि यहाँ पर क्या लिख रहा है कि ये जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, ये बता रहा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में लिख रहा है कि मतलब तू वहां पर जाहिर सी बात है कि क्या कर रहा है? नो एनर्जी रिक्वायर्ड, तुम जाहिर सी बात है इतना कंसंट्रेशन थे। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से हमारा लोअर कंसंट्रेशन की तरह है, मतलब यहाँ पर खूब सारा भीड़, खूब ढेर सारा भीड़ है, तुम यहाँ पर खड़े हो गए, अब तुम्हें यहाँ से मेले से बाहर निकलना है, तो तुम खड़े हो गए, फिर धीरे 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 करते हुए बाहर आ जाओ, मतलब स्लोली धीरे 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 तुम बाहर निकल के आ गए। तो ये हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट ये कर रहा है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, मतलब बिना एनर्जी, नो एनर्जी। अब जाहिर सी बात है, तुम मेला से जब बाहर निकल रहे थे तो तुम एनर्जी लगाए थे? नहीं लगाए थे ना, ऐसे खड़े हो गए, धीरे 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 करते हुए निकल गए, मतलब एनर्जी को तुम्हें कोई नीड ही नहीं पड़ा। अभी तुम मान लो तुम मेला के बाहर खड़े हो, अब बहुत ढेर सारे भीड़, मतलब खचाखच भीड़ बढ़ा है, अब तुम्हें कोई कह दे कि तुम अंदर जाओ, तो भाई तुम ऐसे एकदम पूरा जांगल लगा के अंदर घुसने की कोशिश करोगे, एनर्जी की नीड पड़ेगी ना। बट वही तुम्हें कह दे कि अंदर से बाहर निकलना है, तो तुम धीरे से खड़े हो जाओगे और धीरे धीरे करते हुए स्लोली हुए तुम मूव कर, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम्हारा अपने आप पैर ऐसे मूव करते हुए तुम बाहर निकल जाओगे। जनरली बहुत बार ऐसा हुआ नहीं होगा, तो जाके देख लेना एक बार। तो उसी को कह रहे हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की नीड ही नहीं पड़ती, यहाँ पर क्या लिखा है? एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और ये धीरे स्लो मूवमेंट है, इट इज स्लो मूवमेंट, मतलब बहुत धीरे धीरे करते हुए निकल जाओगे। बट वहीं जब तुम मेला के अंदर जा रहे थे तो भाई एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ रही थी, रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये बोल रहा था ना कि जब हमारा यहाँ पर छोटे मतलब थोड़े मॉलिक्यूल्स थे, अब इस मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलना था और अगेंस्ट कंसंट्रेशन काम करना था, मतलब यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पर कम कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स का। अब इसे धीरे धीरे मतलब इसे भाई बाहर निकलना है ना, तो अब ये मतलब धीरे धीरे थोड़ी जाएगा, देख रहा है कि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा बेहती है,
चाहेगा ना कि तुरंत मैं बाहर चला जाऊँ, ताकि कोई मुझे रोक ना पाए। इतनी भीड़ है, अब जाएगा तो भीड़ ज़बरदस्ती तुम्हें रोक देगा ना, धीरे-धीरे आओगे तो तुम बाहर ही नहीं जा सकते। तो ये सोचो कि भाई मैं तुरंत जाऊँ, 1 सेकंड के अंदर मैं तुरंत बाहर चला जाऊँ, ताकि भीड़ मुझे रोक ना पाए। और इसे एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लॉन्ग कंसंट्रेशन काम कर रहा है, मतलब कम कंसंट्रेशन से लेके ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इसे एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहीं पर लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या लिखा है कि इट रिक्वायर्ड एनर्जी, और जो इस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी जो लगता है वो एटीपी के फॉर्म में लगता है। भैया बट ये एटीपी क्या होता है? एटीपी बताएंगे आपको, एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बना के देता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना के उस मॉलिक्यूल्स को देता है। वो मॉलिक्यूल्स एटीपी को एनर्जी को यूज करके वो हमारा बाहर जाता है चाहे अंदर रहता है। तो यही का बता। और ये हमारा रैपिड मूवमेंट, रैपिड का क्या है? रैपिड मूवमेंट, मतलब ये बहुत तेज मूवमेंट करेगा भाई। मतलब मान के चलो यहाँ पर ये खड़ा है और सोचेगा भाई मैं चाहूंगा तुरंत बाहर जाऊं, क्योंकि अगर ये जल्दी से बाहर नहीं जाएगा तो इतना कंसंट्रेशन बाहर है कि इसे बाहर जाने ही नहीं देगा। इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ क्या कहता है कि हमारा ये रैपिड मूवमेंट है। क्या है? रैपिड मूवमेंट। अब क्या कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाँ, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो हमारे किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? वो हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू हमारे? ये जो हमारे लार्ज क्या लिखा है? लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे किसके थ्रू मूवमेंट करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूवमेंट करते हैं। और बट यहाँ पर बात कर रहे हैं ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे सेल के अंदर जाते हैं या सेल से बाहर निकलेंगे। सेल के अंदर जाएंगे या सेल से हमारे बाहर निकलेंगे। कौन? लार्ज मॉलिक्यूल्स। और ये किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा? लार्ज मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा और सेल के बाहर निकलेगा, वो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू काम करेगा। बट यहाँ पर अगर छोटे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करोगे कि वो हमारा सेल के अंदर आ रहा है या सेल के हमारा बाहर जा रहा है, तो वो हमारा किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा? वो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। कौन? लार्ज मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। बट अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात होगा तो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारा अंदर जाए या सेल के या सेल से बाहर निकले, वो कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? वो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। क्या लिखा है? ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर वाटर मॉलिक्यूल्स, या स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहो या H2O के बारे में बात करो, मतलब वाटर के बारे में, वो सेल के अंदर आए या सेल के बाहर निकले, वो किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू निकलेगा? वो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू निकलेगा। किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू निकलेगा? वो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू निकलेगा। बस यहाँ पर क्लियर होगी बात। और इधर उधर ध्यान मत दिया करो, क्लास में ध्यान दिया करो। इतनी बात है डिटेल में समझा रहा हूँ ना, कोई माइकल लाल नहीं समझा रहा होगा, पहले मैं बता रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, जब मैं ये खत्म कर दूंगा ना, मतलब पूरा फंडामेंटल न्यूटन, उसके बाद मैं इसका वन शॉट लूंगा, बिल्कुल 20 मिनट में नसों में डाल दूंगा भाई, बिल्कुल 20 मिनट में नसों में। एकदम बिल्कुल ऐसे कहोगे भैया मतलब क्या आसान बना दियो यार आप, मतलब क्या आसान बना दियो, इतना तगड़ा मैं बना दूंगा। अभी तो तुम स्टार्ट किया हो यार, अभी तुम देखो तो सही, बस अब तुम देखो, बस देखते रहो। चलो ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया भैया, आप इतना इतना गोश्त दिए, दिख नहीं रहा, मुझे नोट्स भी बनाना है, ठीक है इरेज कर दे रहा हूँ, तुम नोट्स बना लेना आराम से देख के। या उससे पहले ही जब मैं स्टार्ट किया था ये लिखे आया था, वो ही देख लेना, उससे ही बन जाएंगे। और ये नोट्स में जो, और ये मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो 100% तुम्हारे किसी न किसी हाफ ईयरली, चाहे यूनिट टेस्ट, चाहे सेकेंड यूनिट टेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा, इतना तो अच्छे से याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर। अब हाँ भैया ये तो बताओ कि आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट बता दिया, पैसिव ट्रांसपोर्ट बता दिया, अब आगे भी बताओ। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, बट इतना जान जो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हमारे दो टाइप के होते हैं। भैया अभी तो आपने बताया ट्रांसपोर्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप के होने लगे, बिल्कुल। एक होता है हमारा डिफ्यूजन, और दूसरा होता है हमारा ऑस्मोसिस। भैया ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ H2O का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब वाटर का ही मूवमेंट जो होगा वो हमारा ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में देखने के लिए मिलेगा। बट डिफ्यूजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा जैसे हमारा फैसिलिटेड, मतलब जिसमें हम लोग मान के चलो एक प्रोटीन के थ्रू मूवमेंट होता है, एक हमारा कैरियर के थ्रू मूवमेंट होता है। मतलब मान के चलो यहाँ पर एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, एक हमारा होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, एक हमारा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसे प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब इसे हम लोग डिटेल में समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी बस यहाँ आज की बातें देखिए। हाँ तो ठीक है, आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। तो ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए बिल्कुल रेडी रहना। इसके मतलब इससे टफ चैप्टर, मतलब इससे मान के चलो ना, इससे
बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वाला, और इतना मजा आएगा ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो ठीक है, आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।